ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने शनिवार को राज्य सरकार पर हमला बोला। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड की वर्तमान जेएमएम कांग्रेस एवं राजद वाली सरकार राज्य में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका कोई भी सुरक्षित नहीं है। अमर कुमार बावरी ने कहा कि अब आम जनता भगवान से प्रार्थना करने पर मजबूर है कि कब इस झूठी सरकार का राज खत्म हो और भाजपा की सरकार आए। उन्होंने राज्य की चरमराई विधि व्यवस्था पर चिंता जताई। बताया कि 2 दिन में ही राज्य में एक दरोगा अनुपम कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिवक्ता गोपी कृष्ण की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक जनप्रतिनिधि वेद प्रकाश का निधन आज हो गया, जिन्हें कुछ दिन पहले अपराधियों ने गोली मार दी थी। नेता प्रतिपक्ष ने चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में अभी तक इस सरकार के कार्यकाल में 7,000 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। यहाँ की सरकार आदिवासी छात्रों पर लाठियां चलवाने से भी परहेज नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जगह तैयार करनी है। वहीं हर दिन 5 हत्याएं राज्य में हो रही हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के सदन के अंदर अपने अंतिम भाषण में विधि व्यवस्था पर एक शब्द तक नहीं कहा। चुनाव पूर्व वादे पर जवाब मांगा तो विपक्ष के 18 विधायकों को पहले तो निलंबित कर दिया गया, और जब विधायकों ने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया तो सदन से जबरन बाहर करने का काम किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी बात रखने के लिए असीमित समय चाहिए। वहीं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जा रहा। एक तो सरकार का वर्दी पहना हुआ दरोगा अनुपम कश्यप, दूसरा कानून की रक्षा करने के लिए न्यायालय में पैरवी करने वाला एक अधिवक्ता, और तीसरा जनप्रतिनिधि। ये 3 लोगों की हत्याएं बैक टू बैक होती है, और राज्य सरकार अपने जब बड़े बड़े डींगे हाँकती है विधानमंडल के उसे फ्लोर को अपने झूठे कसीदे और झूठे वायदों को साबित करने के लिए जब दलीलें देती हैं, तो एक शब्द भी झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं निकलता है। ये साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार के संरक्षण में ही ये सारी घटनाएं घटित हो रही है, और इनको उनका ही संवर्धन भी प्राप्त है, उनका संरक्षण भी प्राप्त है। पूरे झारखंड प्रदेश में लगभग 7,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं। ये कौन महिलाएं हैं? ये यहाँ के मूलवासी हैं, दलित हैं, यहाँ की आदिवासी महिलाएं। इस पूरे झारखंड प्रदेश में हर दिन 5 हत्याएं। ये कौन लोग हैं? यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग। यहाँ कानून व्यवस्था के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस से आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं को, आदिवासी नेताओं को, आदिवासी छात्रों को पिटवाया जा रहा है। किस लिए? कहें कि घुसपैठियों को उनको और प्रबल सुरक्षा देना है, उनको और तुष्टिकरण की राजनीति को धार देना है। इसलिए झारखंड के पूरे कानून व्यवस्था को इन्होंने ताक पे रख दिया है, और यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि हमारा और हमारे प्रियजनों का जीवन कैसे इस अत्याचारी भ्रष्टाचारी सरकार से बचे, इसके लिए वो दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से ये 1-2 महीने का जो समय है वो निकल जाए, और ये सरकार यहाँ से जनता तो उखाड़ फेंकने वाली है। ये जितने जल्दी यहाँ से यदि हम इनसे मुक्ति पाएं, उतना ही ज्यादा भला इस झारखंड का होगा, झारखंडियों का होगा। वहीं झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रांची के कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रथम स्तरीय निरीक्षण के लिए आयोजित इस कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग एवं हरियाणा से आए पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य पदाधिकारियों को ईवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित सभी प्रोटोकॉल से अवगत कराना है, जिससे विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि ईवीएम एवं वीवीपैट के रख रखाव के दौरान स्ट्रांग रूम की
सुरक्षा एवं राजनीतिक दलों के साथ संवाद स्थापित करना महत्वपूर्ण कार्य है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के कुछ मानक तय किए गए हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। जो आने वाला विधानसभा चुनाव का लेकर फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्यक्रम, उसके लिए संबंध लेकर ट्रेनिंग किया जा रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, एफएलसी सुपरवाइजर का और ईवीएम प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप होती है फर्स्ट लेवल चेकिंग, उसका वर्कशॉप आज ट्रेनिंग किया जा रहा है। अभी कमीशन का शेड्यूल के अनुसार उन लोग अपने अपने जिला पर कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन आज का पूरा तरफ से पूरा है वो ईवीएम का लेकर, उसका संबंध में प्रिपरेशन, रैंडमाइजेशन सब संबंधित सभी केसेस हैं। उनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की गई थी। एक डीओ अपने इंडिविजुअली ईवीएम मशीन को हैंडल कर सकते हैं, वो सब कुछ का ट्रेनिंग देकर वो अपने फील्ड में जाते हैं। झारखंड की राजनीति में सरयू राय और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की दुश्मनी दिखती रहती है। शुक्रवार को सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और निर्दलीय विधायक सरयू राय आपस में भिड़ गए। दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाए। निजी विश्वविद्यालय विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए सरयू राय ने कहा कि नियमावली सही बनाई जाए, अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो किया वही होगा। मंत्री ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल का निबंधक सह सचिव बनाने के लिए अयोग्य व्यक्ति का नाम दिया है। 17 आवेदन को नजरअंदाज किया गया, प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि मंत्री चुनाव का फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इतना सुनते ही स्वास्थ्य मंत्री भड़क गए। उन्होंने अपनी सीट से खड़े होकर जोर जोर से कहना शुरू किया कि आपसे भ्रष्ट कोई नहीं है। अपनी महिला मित्र की बहन के पति को एमओ बना दिया, परिवार के लोगों के बीच ये पद बांटते थे, आहार पत्रिका में घोटाला किया, एनजीओ बनाकर लूट किया है। सदन के बाहर मंत्री ने कहा कि इनका एक एक घोटाला सामने आएगा। नमक और चीनी घोटाला किया है, विभाग की जानकारी के बिना 235 रुपए प्रति में पत्रिका छपवा लिया, 1100 क्विंटल अनाज गोदाम में सड़ा दिया। मंत्री ने कहा कि इनको सोते जागते बन्ना गुप्ता ही दिखता है, इनकी जमीन बच नहीं रही है। सरयू राय से भ्रष्ट राज्य में कोई नहीं है, दूसरे को उद्देश्य देते चलते हैं। 60 का उपखंड 5 विलोपित किया जाए। इसमें ही कहा गया है कि इस विधेयक के सारे प्रावधान पहले से जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उन पर भी लागू होंगे। अब 10 एकड़ जमीन की जरूरत को 5 एकड़ कर दिया गया है महोदय। 2 एकड़ तो स्कूल खोलने के लिए अनिवार्य कर दिया है सरकार ने, तो 5 एकड़ में यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी? इसी तरह की कई विसंगतियां इस विधेयक इस खंड से उत्पन्न होंगी अगर इनको लागू किया जाए। विन्यास निधि में वृद्धि कर दी गई है। अब 10 करोड़ 4 करोड़ से 10 करोड़ हो गया है। तो इसका मतलब कि जो बड़े लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वही विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। कोई सामान्य श्रेणी का बुद्धिजीवी है, पढ़ा व्यक्ति है, इच्छुक है, वो नहीं कर सकता है। तीसरा महोदय कि इसका खंड 2 में एक नया उपखंड है, उसकी परिभाषा में फार्मेसी परिषद का जिक्र किया गया है कि भारत सरकार का फार्मेसी परिषद, मगर महोदय राज्य में भी फार्मेसी काउंसिल होती है, बिहार राज्य में, वो भी 1948 के एक्ट से ही गाइड होती है। और इस राज्य में इसकी कोई नियमावली नहीं बनी है आज तक, 1948 से आज तक नियमावली नहीं बनी है। इसलिए जो भी स्कूल चल रहे हैं अब यूनिवर्सिटी के अधीन आएंगे, उनमें अव्यवस्था है। और इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर महोदय मेरे पास एक अधिसूचना है सरकार की। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने स्तर से इसके फार्मेसी काउंसिल का निबंधन सह सचिव मनोनीत कर दिया है। अब ये योग्य है कि नहीं अभी पता नहीं, क्योंकि ये बहाल कर दिया गया। तब एक समिति जांच की बनी है कि वो जांचे कि योग्य है कि नहीं है। 17 महोदय आवेदन आए थे, जिसमें पीएचडी लोग हैं इस फील्ड में किए हुए। उन सबों को नज़रअंदाज करके एक ऐसा व्यक्ति जो पहले 18 साल से रजिस्ट्रार रहे, उनका साला है, उसको नियुक्त कर दिया गया। तो इस तरह का काम होता रहेगा। तो महोदय इसमें इसको शामिल किया जाए राज्य के काउंसिल को भी, और राज्य जितना जल्दी वो नियमावली बनाए। और इस तरह की चीजें, मंत्री को कोई पावर नहीं है,
इसमें काउंसिल ही के लोग एक व्यक्ति को चुनकर निबंधन बनाते हैं, वो प्रस्ताव भेजते हैं सरकार के यहाँ। सरकार ने उसके बदले आवेदन मंगाया, 17 लोगों का आवेदन आया। बड़ी योग्य लोग हैं, मैंने कहा महोदय PhD हैं, M.Ed हैं, सब लोग हैं। उनको छोड़कर जिसकी योग्यता का पता नहीं है उसको माननीय मंत्री जी के द्वारा निबंधक सह सचिव बना दिया गया है। क्या कारण है महोदय? ये इलेक्शन फंड रेज करने का काम हो रहा है क्या इसके माध्यम से? तो इस तरह की विसंगतियां उत्पन्न होगी और विश्वविद्यालयों की धाराएं इस तरह से रहेंगी महोदय, तो क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि इस धारा को विलोपित किया जाए और सरकार उचित समझे तो अभी या बाद में एक नई धारा जोड़े इसमें और जोड़ के इस अधिनियम को संपुष्ट करे, परिपूर्ण करे महोदय। राय जी को पूछिए, आदरणीय राय जी को पूछिए कि उनकी जो मित्र है मधु की बहन है सुजाता शंकर, सुजाता शंकर के पति हैं सुनील शंकर, उनको बिना सक्षम प्राधिकार के MO क्यों बना दिया और रिटायरमेंट के बाद उनको MO बनाकर गोविंदपुर का MO के रूप में क्यों पदस्थापित कर दिया? उनसे ज़रा पूछिए कि आहार पत्रिका जो है वो बिना जो है 235 को शिथिल किए बिना, 245 में बिना जाए हुए, बिना मंत्री परिषद का स्वीकृति लिए हुए उन्होंने अपने आदमी को कैसे ठेका टेंडर दे दिया। झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शनिवार को जिले के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ एसएसपी कार्यालय में बैठक की। इसमें रांची में बढ़ते अपराध पर काबू पाने को लेकर चर्चा की गई। डीजीपी ने विधि व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के उपरांत डीजीपी ने बताया कि ये बैठक अपराधियों पर नियंत्रण और पब्लिक के प्रति संवेदनशीलता को लेकर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर सभी को गाइड करने का प्रयास किया। डीजीपी ने पदाधिकारियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आप अच्छा काम करें ताकि झारखंड पुलिस एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। इस दौरान उन्होंने वारंटी का तमीला करने, शहर के अड्डाबाजी वाली जगह को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने, विशेष तौर पर जमीन दलाल और अपराधियों पर लगाम लगाने का आदेश दिया। डीजीपी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी प्रकार के जमीन के काम में संलिप्त होता है और उन्हें खबर मिलेगी तो उन पर केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई ही नहीं बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से भी कार्रवाई की जाएगी। ये मैंने अपराधियों पर नियंत्रण और पब्लिक के प्रति संवेदनशीलता, ये हमारे दो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज थे। अपराधियों पर नियंत्रण करने के जो मैं जानता हूँ, जो मैंने अपने 30, 32, 35 साल की नौकरी में सीखा है, मैंने अपने अनुभवों के आधार पर इनको गाइड करने का प्रयास किया अपने अधीनस्थों को। और मैंने बोला है कि यदि आप अच्छा काम करोगे तो मेरा सर ऊँचा होगा, यदि आप खराब काम करोगे तो मेरा सर ऊँचा होगा। इसलिए आप अच्छा काम करो ताकि झारखंड पुलिस एक नए कीर्तिमान स्थापित। कोई निर्देश बहुत सारे हैं, जैसे कि वारंटियों का तामिला, अड्डाबाजी जहाँ पे हो, रांची शहर में कई जगह पे हम लोग सुनते हैं अड्डाबाजी होती है, उन अड्डाबाजी वाले जगहों को चिन्हित करना, वहाँ पे कड़ी कार्रवाई करना, अपराधियों पर लगाम लगाना, विशेष रूप से जमीन दलालों पर। मैंने सख्त मैसेज दिया, यदि मेरा कोई पुलिस अधिकारी किसी प्रकार की जमीन के किसी गलत काम में लिप्त होगा, मुझे खबर मिलेगी तो उस पर सिर्फ अनुशासनिक कार्रवाई ही नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं एसीबी भी देखता हूँ, उस पर एंटी करप्शन ब्यूरो में भी कार्रवाई की जाएगी। ये मैंने मैसेज दिया। को लेकर बोला है, बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन मेन आपको। और जमशेदपुर की मानगो पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सूरज बहादुर थापा मानगो का रहने वाला है और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू फॉरेस्ट ऑफिस के पीछे फॉरेस्ट मैदान के पास कोई व्यक्ति ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर सूरज बहादुर थापा को गिरफ्तार कर लिया। छानबीन करने पर इसके पास से 97 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। मानगो थाना में डीएसपी भोला प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बरामद ब्राउन शुगर की बाजार में कीमत
15 से 18,000 रुपए के आसपास है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो आदित्यपुर से ब्राउन शुगर लाकर इलाके में बेचता है। नारकोटिक ड्रग्स के अगेंस्ट में अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में वरीय पुलिस अधीक्षक पुलिस सिग्नल जमशेदपुर के द्वारा कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सूरज बहादुर थापा नाम का व्यक्ति है जो डाइगोटो वन विभाग का जो मैदान है उसमें ब्राउन शुगर बिक्री कर रहा है और उसका सेवन करता है। वो अन्य कई कांडों में भी पहले भी जेल जा चुका है। इस सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय हुई और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन के नेतृत्व में वहाँ छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में सूरज बहादुर थापा को 97 पुड़िया जिसका वजन लगभग 5.41 ग्राम है उसके साथ इनको ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया है। ये पहले भी सूरज बहादुर थापा कई कांडों में आपराधिक कांडों में पहले भी आरोपी रह चुके हैं। वो इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है और नए कानून के मुताबिक सीजर की सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई है और इनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ब्राउन शुगर कहाँ से लाते थे और कहाँ खपा देते थे? इसे बताया है, उन्होंने भी बताया है कि आदित्यपुर आदि जगहों से लाते हैं, लेकिन उस पर और हम लोग काम कर रहे हैं। उसके विषय में उस पर और भी हम लोग जानकारी करके उसके विरुद्ध भी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ व कुकरू प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत सचिवालयों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत कैंप लगाया गया। इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के लिए महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। विधायक सविता महतो ने खुद क्षेत्र के दर्जनों पंचायतों में लगे शिविर का जायजा लिया। विधायक ने इस योजना का 100% लाभ लेने की अपील महिलाओं से की। पंचायत सचिवालयों में सुबह से ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लंबी कतार लगी रही। प्रति पंचायत सचिवालय में एक ऑपरेटर रहने के कारण कहीं 250 तो कहीं 300 तक की आवेदन ऑनलाइन किया गया। बीच में सर्वर डाउन रहने के चलते ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद कर पंचायत सचिवों द्वारा आवेदन जमा लेकर अगले दिन के लिए क्रमवार कर रखा गया। पंचायत सचिवालयों में 3 अगस्त से 10 अगस्त तक शिविर लगाकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए दिन भर महिलाएं लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करती रही। वहीं पंचायत सचिव अशोक कुमार मंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिया जाना है। उन्होंने कहा कि आज शिविर का प्रथम दिन है और 10 अगस्त तक आवेदन ऑनलाइन के लिए शिविर चलाया जाएगा। सर्वर डाउन हो जाने के कारण कल के लिए आवेदनों को जमा कराया जा रहा है ताकि अगले दिन उसे क्रमवार ऑनलाइन कराया जा सके। उन्होंने कहा कि भीड़ को देखते हुए सीतू पंचायत सचिवालय में काउंटर भी बनाया गया है। वहीं झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदकों से आवेदन फॉर्म लेना शुरू कर दिया गया है। सभी जिलों के पंचायत भवन में शिविर लगाकर आवेदन जमा लिया जा रहा है। जो भी लाभुक इसका लाभ लेना चाहते हैं वे 10 अगस्त तक अपना आवेदन दे सकते हैं। घाटशिला मंडल में भी शनिवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत कैंप का शुभारंभ किया गया। इसके तहत मुसाबनी प्रखंड के पूर्वी मुसाबनी पंचायत सचिवालय में भी कैंप लगाया गया। कैंप के प्रथम दिन 21 से लेकर 50 उम्र की काफी संख्या में महिलाएं अपना आवेदन जमा करने पहुंची। इस मौके पर मुखिया दुलाराम महाली, सचिन रामानंद तिवारी, सेविका शकुंतला बेसरा, छबिरानी डे, वार्ड मेंबर प्रकाश कानिंगो एवं कर्मचारी उपस्थित थे। मौके पर सेविकाओं द्वारा महिलाओं के बीच फॉर्म का वितरण किया गया। पंचायत सचिव रामानंद तिवारी द्वारा सभी फॉर्मों का सत्यापित किया गया। उसके बाद ऑनलाइन के लिए भेजा गया। इस योजना के जरिए 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपए सम्मान राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिससे गरीब महिलाएं लाभान्वित होंगी। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा मैया सम्मान राशि का घोषणा किया गया है।
जो सभी महिला को 21 वर्ष से 49 वर्ष की उम्र तक को सम्मान राशि दिया जाएगा। उसके लिए आज से 3 तारीख से 10 तारीख तक लगातार इसका शिविर चलेगा। इसी शिविर पर सभी का हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि सभी कोई वंचित ना रहे। हमारा पंचायत में सभी को हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। धन्यवाद। इधर झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए मैया सम्मान योजना के तहत शनिवार को कैंप लगाया गया। सरायकेला जिले के पंचायत क्षेत्रों में जहां कैंप लगाया गया है, वहीं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में भी कैंप लगाकर महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर झारखंड सरकार की वेबसाइट पर अपलोडिंग कार्य प्रारंभ हुआ है। सर्वर डाउन रहने के कारण आवेदन अपलोडिंग करने में परेशानी हुई। जिले में 10 अगस्त तक आवेदन प्राप्त कर उससे अपलोड किया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी प्रज्ञा केंद्र में शुल्क के साथ आवेदन अपलोड किए जाएंगे। शनिवार को आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के लिए चिन्हित स्थानों पर कैंप लगाया गया। इस मौके पर गम्हरिया अंचल अधिकारी कमल किशोर एवं आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के संयुक्त रूप से बनता नगर स्थित मध्य विद्यालय में कैंप का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर अंचल अधिकारी कमल किशोर ने लाभुक महिलाओं को योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए आवेदन की प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में आवेदन देकर झारखंड सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं। झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का आवेदन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कैंप के माध्यम से, जो आज से स्टार्ट होकर के 10 तारीख तक चलेगा। हमारा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। हमारी सेविका बहनें बैठी हुई हैं, हमारे VLEs लगे हुए हैं। थोड़ा सा सर्वर का इशू आ रहा है, उसको थोड़ी देर में दूर कर सफिशिएंट नंबर्स में हम लोगों ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को बैठाया हुआ है यहाँ पे, ताकि ज़्यादा परेशानी न हो। क्योंकि 1 सप्ताह का कार्यक्रम है ये, लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी का आवेदन, जो भी योग्य लाभुक है, सभी का आवेदन हम लोग प्राप्त करें। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को शनिवार को सर्वर डाउन रहने के कारण निराशा हाथ लगी। सुबह के 8 बजे से ही महिलाएं लंबी लंबी कतारों में एवं अपने नंबर का इंतजार करती रही, लेकिन उन्हें बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। साइट का सर्वर डाउन होने के कारण पोटका के 34 पंचायत में से 2-4 पंचायत को छोड़कर अधिकांश पंचायत में एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन कराने पहुंची सैकड़ों महिलाओं को निराशा हाथ लगी। सभी सुबह से ही भूखे प्यासे रहकर रजिस्ट्रेशन कराने की प्रतीक्षा में खड़ी थी, लेकिन सर्वर शुरू नहीं हुआ। काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन के ही लौटना पड़ा। कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना था कि जैसे ही 10 बजे कंप्यूटर शुरू किया गया, वैसे ही सर्वर डाउन होने से रजिस्ट्रेशन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं दिन भर रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाएं कतार में खड़ी होकर प्रतीक्षा करती दिखाई दी। हम लोग 9 बजे से आए हैं यहाँ पर, ही सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। अभी शाम हो गया, इतने जन आए थे, सब वापस चले गए अपना अपना कागज जमा करके। किसी का भी एक का भी रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया। हम लोग सुबह 8:30 बजे से हम लोग तो पहले ही आ चुके हैं, 8:30 बजे, जबकि हम लोग लाभार्थी हम लोग 9 बजे से आने के लिए बोले थे। वो लोग 9 बजे से आ भी गई है, लेकिन सर्वर डाउन के चलते अभी तक हम लोग का एक भी ओपनिंग नहीं हुआ, एक भी हम लोग का सबमिट नहीं हुआ है अभी तक। सरकार जो 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का कैंपिंग ग्राम पंचायत में रखी गई है, पर आज जो पहला दिन का शुभारंभ किया गया, पर सर्वर डाउन के चलते एक भी नहीं हो पाया। लगभग इस कैंप में 200 से 300 महिला अपना फॉर्मेट को एकदम कम्प्लीटली भर करके इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, और बहुत देरी तक महिला लोग इंतज़ार किया और बहुत सारे महिला चली गई, और कुछ महिला अभी भी आशा लेकर के बैठी हुई है, अगर वेबसाइट चालू हो जाएगा तो हम लोग का काम हो जाएगा। और 10 शनिवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में चक्रधरपुर लोग आवेदन करने के लिए यहां वहां भटकते रहे। कई वार्ड बूथ में ऐसा देखा गया कि आवेदन करने का कैंप वीरान पड़ा हुआ था, वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। कैंप में फॉर्म भी खत्म हो गए थे और सर्वर भी डाउन रहा। कुछ ऐसा ही हाल चक्रधरपुर के रेलवे हाई स्कूल में देखा गया। यहाँ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए बैनर लगाकर तोरण द्वार बनाया गया था।
लेकिन स्कूल के अंदर ना तो एक भी कर्मचारी देखा और ना ही कोई टेबल कुर्सी तक नजर आई। स्कूल के कर्मचारी ने बताया कि उन्हें सरकारी योजना के कार्य के लिए स्कूल खुला रखने को कहा गया था, लेकिन दोपहर 1 बजे तक स्कूल में कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा, जबकि मैया सम्मान पाने के लिए महिलाएं कैंप में पहुंच रही थी, लेकिन कैंप नहीं लगाए जाने से मायूस होकर वापस लौट गई। महिलाओं का कहना था कि प्रशासन के द्वारा उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि वे कैसे फॉर्म को भरेंगी, जिसके कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ रहा है। यही नहीं, जहां कैंप लगा हुआ वहां काम सुचारू ढंग से नहीं हो रहा था। सर्वर डाउन होने के कारण फॉर्म ऑनलाइन जमा नहीं हो पा रहा था। वहीं जहां सैकड़ों महिलाएं फॉर्म जमा करने पहुंच रही थी, वहां मात्र 30 से 40 फॉर्म ही उपलब्ध थे। यही हाल शहर के पापड़हाता में देखने को मिला। यहाँ किसी तरह का कोई कैंप बूथ में नहीं लगाए जाने के कारण महिलाएं आवेदन करने के लिए परेशान रहीं। महिलाएं पूर्व वार्ड पार्षद रूबी कौसार के घर जाकर उनसे मदद की मांग कर रही थी। महिलाओं का आरोप था कि उन्हें किसी भी तरह के सरकारी योजनाएं नहीं मिलती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें योजना की ना तो सही जानकारी दी जाती है और ना ही उन्हें योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कोई मदद मिलती है। और जमशेदपुर के कदमा ADLS स्कूल में शनिवार को 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इसे सफल बनाने में स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों का भी योगदान रहा। स्कूल की प्राचार्य मंजू सिंह ने बताया कि ये रक्तदान शिविर हर साल स्कूल द्वारा आयोजित किया जाता है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों को सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का एहसास होता है। पिछले वर्ष स्कूल में लगभग 60 यूनिट रक्तदान हुआ था, जबकि इस साल की उम्मीद 200 यूनिट तक पहुंचने की है। शिविर का उद्देश्य न केवल रक्तदान को प्रोत्साहित करना है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना भी है। इस पहल से छात्रों में समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहन मिलता है और उनके भीतर मानवता का भाव विकसित होता है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से स्कूल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और एक सकारात्मक संदेश फैलाने में योगदान दे रहा है। प्रिंसिपल ADLS सनशाइन स्कूल, ये हमारे सोसाइटी के तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इसमें हमने बच्चों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनका, जैसे थैलेसीमिक पेशेंट के लिए या कैंसर पेशेंट के लिए, ये हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ये शुरू से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के बारे में जाने और अपना कंट्रीब्यूशन दें। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।